नमस्ते। मैं हूं आशीष राजपूत का एआई दोस्त और आज हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल की। पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता होती है। अगर आपका भी पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू नज़दीक है तो आपको रिसर्च प्रपोजल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी जज की जाती है। इस वीडियो में हम रिसर्च प्रपोजल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल ऐसे नहीं होता। रिसर्च प्रपोजल सिर्फ नोट्स या असाइनमेंट भी नहीं होता। रिसर्च प्रपोजल एक रिसर्च रोड मैप होता है। ये रोड मैप बताता है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। ये बताता है कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बताता है कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। एक स्टैंडर्ड रिसर्च प्रपोजल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। टाइटल ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, चैप्टराइजेशन, रेफरेंसेस। अब हम इन सब सेक्शंस को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल ऑफ द स्टडी की। टाइटल ऑफ द स्टडी सबसे पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है। टाइटल क्लियर, स्पेसिफिक और रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत ब्रॉड टाइटल रिसर्च प्रपोजल को वीक बना देता है। टाइटल से रिसर्च का फोकस एरिया क्लियरली दिखना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे इवैल्यूएटर को रिसर्च का स्कोप समझ आ जाए। अब आते हैं इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड पर। इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है। इंट्रोडक्शन रिसर्च का एकेडमिक बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है। इंट्रोडक्शन हिस्ट्री लिखने के लिए नहीं होता। इंट्रोडक्शन रीडर को रिसर्च प्रॉब्लम की तरफ लीड करता है। इंट्रोडक्शन यूजुअली ब्रॉड इशू से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे स्पेसिफिक रिसर्च कंसर्न पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से जुड़ा है तो आपको महात्मा गांधी और चंपारण आंदोलन का ब्रीफ ओवरव्यू देना होगा। साथ ही टॉपिक की एकेडमिक इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रपोजल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च प्रॉब्लम बताता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या मिसिंग है। ये बताता है कि लिटरेचर में कौन सा नॉलेज गैप एग्जिस्ट करता है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो रिसर्च मीनिंगफुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टाइटल को लेकर बात कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपने ये टाइटल क्यों चुना। आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि इस टॉपिक पर पहले क्या काम हुआ है और उस काम में क्या कमी रह गई है जिसे आप अपनी रिसर्च के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, नो रिसर्च प्रॉब्लम, नो रिसर्च। अब आते हैं रिसर्च क्वेश्चंस पर। रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च को क्लियर डायरेक्शन देते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस का रिसर्च प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड होना जरूरी है। इस सेक्शन में आप ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च किन क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। यूजुअली 3 से 5 रिसर्च क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर, फोकस्ड और आंसरेबल होने चाहिए। इमोशनल या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी रिसर्च के गोल्स को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एक्शन बेस्ड होने चाहिए। आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च क्वेश्चंस का ही थोड़ा बड़ा और क्लियर फॉर्म होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में वर्ब्स जैसे एनालाइज, एग्जामिन, इवैल्यूएट का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं लिटरेचर रिव्यू पर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ बुक्स का समरी नहीं होता। लिटरेचर रिव्यू ये दिखाता है कि पहले किन किन रिसर्चर्स ने आपके टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स पर काम किया है। ये भी बताता है कि रिसर्च किस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हुई है। लिटरेचर रिव्यू रिसर्चर की एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। ओवरऑल, लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने टॉपिक सिर्फ अपने मन से नहीं चुना, बल्कि प्रॉपर स्टडी करके रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया है। अब बात करते हैं रिसर्च गैप की। रिसर्च गैप रिसर्च की ओरिजिनलिटी को जस्टिफाई करता है। रिसर्च गैप का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने रिसर्च ही नहीं की। रिसर्च गैप का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या इनकम्प्लीट है या क्या अनएक्सप्लोर्ड रह गया है। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल हमेशा क्लियर रिसर्च गैप शो करता है। अब आते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पर। रिसर्च मेथडोलॉजी बताता है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट होगी। इस सेक्शन में रिसर्च अप्रोच एक्सप्लेन किया जाता है।
रिसर्च क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव हो सकती है। इसमें डेटा सोर्सेज और रिसर्च मेथड्स क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। मेथडोलॉजी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और फीजिबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी की। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी रिसर्च की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करता है। ये सेक्शन बताता है कि रिसर्च का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। यहाँ आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च एकेडमिकली कितनी इंपॉर्टेंट होगी। रिसर्च का पर्पस सिर्फ रेपिटेशन नहीं होता, रिसर्च का पर्पस एकेडमिक कंट्रीब्यूशन होता है। अब आते हैं चैप्टराइजेशन और रेफरेंसेस पर। चैप्टराइजेशन टेंटेटिव होती है। ये रिसर्चर की प्लानिंग और क्लैरिटी को शो करती है। रेफरेंसेस स्टैंडर्ड साइटेशन स्टाइल में होने चाहिए। जनरली एपीए स्टाइल या चिकागो स्टाइल यूज किया जाता है। क्वालिटी रेफरेंसेस रिसर्च प्रपोजल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। बहुत ब्रॉड टॉपिक चूज करना एक कॉमन मिस्टेक है। क्लियर रिसर्च गैप का ना होना भी एक बड़ी मिस्टेक है। कॉपी पेस्ट रिसर्च प्रपोजल अवॉइड करना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल को सिनॉप्सिस समझना भी गलत होता है। टॉपिक सिलेक्शन पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का विचार कर रहा हूं। अगर आप टॉपिक सिलेक्शन में हेल्प चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अंत में एक बात समझ लीजिए, रिसर्च प्रपोजल लिखने का नहीं बल्कि सोचने का एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है। क्लैरिटी रिसर्च प्रपोजल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर क्लैरिटी है तो प्रपोजल स्ट्रांग होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आशीष राजपूत का एआई दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट एकेडमिक वीडियो में।